Hello everyone, this is प्रिंस कुमार ठाकुर. वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ इनसाइट. आज हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं. डिफिनीशन को समझते हैं. तो कंज्यूमर बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करता है और यह हमें यह बताता है कि अगर किसी भी कंज्यूमर के पास कोई लिमिटेड इनकम हो तो उस लिमिटेड इनकम को कैसे वो एलोकेट करके अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करता है. ये हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत पढ़ते हैं. अब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का जो नेचर है इसको समझेंगे. तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नेचर. इसके अंतर्गत हम ये समझते हैं कि जो कंज्यूमर जो होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सन होते हैं और डिफरेंट जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसका जो टेस्ट होता है, एटीट्यूड होता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्रति उसका परसेप्शन हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, ये सब क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो इस तरह हम लोग समझते हैं कि जो एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है. सेकेंड जो कंज्यूमर का बिहेवियर का जो नेचर होता है ये होता है वेरीज फॉर डिफरेंट कंज्यूमर. तो हमको पता ही है कि जो कंज्यूमर होते हैं, डिफरेंट जो कंज्यूमर होते हैं, सबकी अपनी जो नीड्स होती हैं और किसी भी गुड्स एंड सर्विस को लेकर जो एक्सपेक्टेशन होती है वो डिफरेंट होती हैं, जिसके कारण जो कंज्यूमर का जो अपना बिहेवियर होता है वो भी वेरी करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. थर्ड में हम लोग देखते हैं कि जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर होता है. डिफरेंट जो फैक्टर होते हैं वो किसी भी कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है या नेचर होता है उसको डिसाइड करते हैं. जैसे उस कंज्यूमर का जो साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, साइकोलॉजिकल में हम लोग मोटिवेशन पढ़ेंगे, परसेप्शन पढ़ेंगे, लर्निंग क्या है, सोशल फैक्टर है उसमें उसका फैमिली आ गया, रेफरेंस ग्रुप आ गया, रोल से स्टेटस हो गया, ये सब जो है कल्चरल हो गया, पर्सनल हो गया और इकोनॉमिक जो फैक्टर होते हैं ये सब क्या करते हैं कि किसी भी कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उसके नेचर को ये डिसाइड करते हैं. फोर्थ ऑप्शन में ब्रांड लॉयल्टी जो होती है ये भी किसी कंज्यूमर के नेचर को ये डिसाइड करती है. जैसे कि मान के चलिए कि डिफरेंट जो कंज्यूमर है तो हो सकता है कि कोई एप्पल का फ़ोन पसंद करता है, कोई सैमसंग का फ़ोन पसंद करता है, कोई नोकिया का फ़ोन पसंद करता है. अब मान के चलिए कि कोई एक कंज्यूमर है जो नोकिया का ही पसंद करता है. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर ब्रांड का क्वालिटी और उसका वैल्यू फॉर जो मनी है भले ही अच्छा हो नोकिया के कंपेरिजन में, लेकिन फिर भी वो नोकिया का ब्रांड पसंद करता है, इसलिए वो नोकिया ही खरीदना चाहेगा. तो इसलिए हम लोग ये भी देखते हैं कि जो कंज्यूमर का जो ब्रांड लॉयल्टी जो होता है ये भी किसी भी गुड्स एंड सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर का जो नेचर है वो डिसाइड करता है. जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो स्कोप है इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट में है डिमांड फोरकास्टिंग. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर के हेल्प से हम लोग डिमांड को, किसी भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड को, फ्यूचर में क्या होने वाली है डिमांड उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं. अब इसमें किसका हेल्प ले सकते हैं. तो जब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से समझेंगे तो किसी भी जो भी उसका जो कंज्यूमर सेगमेंट होगा उसके कल्चर को, किस सीजन में उसके गुड्स एंड सर्विस का डिमांड होगा, उस कंज्यूमर ग्रुप का क्या टेस्ट है, क्या रिलीजन है, इसके हिसाब से उसके जो भी नीड्स होंगे या कैसे किस टाइप के गुड्स एंड सर्विस का डिमांड कर रहा है उसको हम अच्छे तरीके से, उसको कोई भी कंपनी अगर समझेगी तो अच्छे तरीके से कैटर कर पाएगी. तो ये एक तरह से डिमांड फोरकास्टिंग में भी कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प करता है. सेकेंड में हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर के स्कोप में मार्केटिंग आता है. अब जब कोई भी कंपनी है जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करती है वो अगर कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से समझेगी तो क्या करेगी कि जो भी सर्विस होगी कंज्यूमर की या कस्टमर का जो भी नीड्स होगा उसको अच्छे से समझेगी और जिसके हेल्प से वो क्या करेगी कि अच्छे से मार्केटिंग करेगी. अब मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्राइजिंग डिसीजन कैसे होता है ये भी इंक्लूड होता है, किस तरह उसका प्रमोशन कर सके और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है, चैनल जो डेवलप करना होता है वो भी वो ईजिली कर सकता है अगर वो समझे कंज्यूमर बिहेवियर को. तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझ में हम लोग को आना चाहिए कि मार्केटिंग जो होता है और मार्केटिंग जो होता है और सेलिंग जो होता है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है. कभी कभी हम लोग जनरली दोनों को एक ही में मिक्स कर देते हैं. तो मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं तो इसका जो मेन होता है ये कस्टमर के नीड्स को हम लोग क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं और इसके थ्रू हम लोग जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं. जब सेलिंग की हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सेल्स वॉल्यूम के थ्रू हम लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं. जितना ज़्यादा बेच दें, उसमें ये नहीं है कि मतलब कि फ्यूचर में उसके लिए वैल्यू क्रिएट हो रहा है कि नहीं होगा, फिर से वो रिटर्न आएगा कि नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव इसके सेल किया जाता है.
थर्ड जो कंज्यूमर का जो स्कोप है वो एडवर्टाइजिंग होता है। अब हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को अच्छे से किसी कंज्यूमर के बिहेवियर को हम लोग समझेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि कैसे कोई जो कंज्यूमर होता है वो किसी गुड्स को सेलेक्ट करता है, कैसे बाई करता है और किस तरह वो यूज करता है, और इसके रिगार्डिंग जब हम लोग अच्छे से इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे कि बेहतर तरीके से एक एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो एडवर्टाइजिंग में भी हेल्प करता है। फोर्थ ऑप्शन में कंज्यूमर बिहेवियर का जो स्कोप है वो क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है। अब हम लोग क्या होता है कि अगर कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से समझेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कैसा जो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो वो उसके जो भी कंज्यूमर सेगमेंट जो होगा उसके लिए कंपेटेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग अच्छे से क्या हो कि कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें। देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले में आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, पहले इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर में कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। पहले मोटिवेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, लर्निंग हो गया और एटीट्यूड हो गया। ये चारों जो होते हैं ये मिलकर किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो भी है या कंज्यूमर है उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर को डिसाइड करते हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है इसके की मोटिवेशन कैसे काम करता है। तो हम लोग को पता ही है कि मोटिवेशन जो होता है वो किसी भी कंज्यूमर का जो बाइंग जो बिहेवियर है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अब मोटिवेशन में हम लोग को पता है कि मैस्लो जो हायरार्की होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी जो कंज्यूमर होता है उसका कुछ अपना एक क्या होता है बेसिक नीड्स होता है। सेकंड जो होता है उसका वो होता है सिक्योरिटी नीड्स होता है। थर्ड जो उसका होता है वो स्टीम नीड होता है। और फोर्थ जो होता है उसका वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होता है। तो इसमें बेसिक नीड्स हमको पता ही है कि ये जनरली रोटी, कपड़ा और मकान होता है। और सिक्योरिटी जो होता है इसमें जो भी उसको हेल्थ हो गया उसका या प्रोटेक्शन की अदर जो गुड्स एंड सर्विस जो भी यूज करता है अपनी सुरक्षा के लिए वो हो गया। और स्टीम नीड्स में हम लोग को पता ही है कि जैसे वो अपने आप को क्या होता है सोसाइटी में अलग फील कराने के लिए कि हाँ उसका कुछ अपना एक अलग तरीका का रुतबा है या दूसरे से वो अलग है। जैसे मान के चलिए कोई रोल्स रॉयल्स खरीद रहा है तो हमको तो पता है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप मारुति सुजुकी से भी जा सकते हो, लेकिन अगर वो रोल्स रॉयल्स से जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है कि वो सेल्फ स्टीम नीड्स के लिए जा रहा है, मतलब स्टीम नीड्स के लिए वो खरीद रहा है कि हाँ उसको अच्छा फील आना चाहिए कि वो दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस पर्सन है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है उसमें स्पिरिचुअल नीड्स आता है। तो हम लोग का क्या होता है कि जब कोई भी जो गुड्स एंड सर्विस का जो डिमांड होता है वो बस इन्हीं 3 फैक्टर के कारण होता है जिसमें बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स और स्टीम नीड्स आते हैं। और यही क्या होता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विस का जो फैक्टर होते हैं जो उसको बताते हैं कि कंज्यूमर किस तरह मोटिवेट होकर उसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। सेकेंड जो फैक्टर है वो परसेप्शन है साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, परसेप्शन होता है एक तरह का परसिव्ड इन्फॉर्मेशन होता है जो कि पहले ही किसी भी गुड्स एंड सर्विस के बारे में पहले ही हमारे दिमाग में सेट होता है कि उसके प्रति एक अच्छा व्यू होता है या बुरा व्यू होता है। हम लोग कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले ही बना के रखते हैं। अब किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्रति पहले से अच्छा व्यू है हमारे मन में पहले से ही, तो हम लोग क्या हो सकता है कि एक पॉजिटिव फील कराएगा कि हाँ उसको खरीदना चाहिए। और अगर नहीं है तो इट में भी कि उसके अच्छा होते हुए भी हम उसको कंसीडर ही ना करें, देखने ही ना जाए कि वो अच्छा है कि नहीं है। तो ये भी काफ़ी हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी कंज्यूमर जो है वो किसी भी गुड्स एंड सर्विस को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। लर्निंग की बात करते हैं तो हम लोग को पता ही है कि जो किसी भी पर्सन का जो लर्निंग होता है वो डिपेंड करता है उस पर्सन की स्किल्स पे और उसके नॉलेज पे। स्किल्स जो होता है वो किसी भी पर्सन को प्रैक्टिस के थ्रू आता है और नॉलेज जो होता है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। और ये लर्निंग जो होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विस के बारे में उसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या जानता है वो, ये भी काफ़ी हद तक डिसाइड करता है वो जो पर्सन है वो किसी गुड्स एंड सर्विस को किस हद तक खरीदेगा या कंसीडर करेगा या नहीं करेगा, ये डिसाइड करता है। एटीट्यूड जो होता है ये किसी भी गुड्स एंड सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह का पार्टिकुलर उसके प्रति फीलिंग होता है या वे आप थिंकिंग होता है। मान के चलिए कि अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ये फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगा कि हाँ व्यक्ति उसके काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो उसको बाई करना चाहेगा। अगर निगेटिव है तो ये एक तरह के अनफेवरेबल कंडीशन को क्रिएट करेगा कि जिससे के कारण हो सकता है इट में भी कि वो ना खरीदे। अब जब हम बिलीफ की बात करते हैं
बिलीफ की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरह का थिंकिंग होता है किसी पर्सन का कि कोई चीज़ सही है और वास्तव में है। जैसे हम लोग का जनरल क्या होता है कि टाटा का जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पे बिलीव होता है कि टाटा जो होता है वो जेन्युइन क्वालिटी का होता है और ये अपने जो भी वैल्यू जो होता है प्राइस टू जो भी यूटिलिटी होता है उसको जस्टिफाइड करता है। तो एक तरह का हम लोग का टाटा पे बिलीव होता है जी। अगर ये रहता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रति किसी भी कंज्यूमर का तो ये पॉजिटिव एक तरह का फैक्टर होता है जो उसको खरीदने के लिए हेल्प करता है उस गुड और सर्विस के लिए। सोशल फैक्टर के अंतर्गत देखते हैं तो पहले सोशल फैक्टर के अंतर्गत फैमिली को देखते हैं। तो हम लोग को पता ही है कि फैमिली भी किसी भी गुड्स एंड सर्विस को या कंज्यूमर के बिहेवियर के लिए काफ़ी हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अब मान के चलिए कि जैसे हमारे बड़े भैया हैं तो उनको HP का लैपटॉप अच्छा लगता है। अगर उनको HP का लैपटॉप अच्छा लगता है तो हमको भी बताते हैं कि हाँ भाई तुम भी खरीदो, ये चलाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो हमारा जो बिहेवियर है उसको काफ़ी हद तक क्या किए हैं, इन्फ्लुएंस किए हैं। तो फैमिली भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब रेफरेंस ग्रुप भी काफ़ी हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रेफरेंस ग्रुप। अब क्या होता है कि यह जो रेफरेंस ग्रुप होता है यह एक तरह का इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, जो किसी भी पर्सन का जो ओपिनियन है किसी चीज़ के प्रति या उसका बिलीव है या एटीट्यूड है और बिहेवियर को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ऐसे पर्सन या ग्रुप को हम लोग रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं। अब थर्ड में आता है रोल्स एंड स्टेटस। अब हमको पता है कि किसी व्यक्ति का उसके काम में, वर्क लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में क्या रोल्स है या क्या स्टेटस है, उसके हिसाब से भी वो उसका जो भी किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्रति जो उसका जो बिहेवियर होगा या खरीदने की जो खरीदेगा किसी गुड्स एंड सर्विस का डिमांड किस लेवल का कर रहा है वो काफ़ी हद तक वो डिसाइड करता है। अब जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति है जो किसी कंपनी का CEO है तो वो उसके लिए अलग से वो गाड़ी चाहेगा। वो हो सकता है कि वो लग्जरियस गाड़ी खरीदना चाहे और एक सिंपल जो पर्सन है वो मारुति सुजुकी से भी जा सकता है। तो ये रोल्स और स्टेटस भी काफ़ी हद तक एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर के इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कल्चर क्या होता है कि किसी भी मतलब कि एक ग्रुप है या सोसाइटी है उसका एक अपना कस्टम हो सकता है, आइडिया हो सकता है या किसी चीज़ को लेके उसका अपना एक बिलीफ हो सकता है। तो ये कल्चर के अंतर्गत आता है। जैसे मान के चलिए कि गुजरात में जो डांडिया आता है तो उस समय जो ड्रेस खरीदते हैं वो लोग एक स्पेशल टाइप का या जो भी डांस करते हैं वो उन लोग का कल्चर कहा जाएगा। अब सब कल्चर में के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो सब कल्चर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी एक सोसाइटी है, ठीक है, जिसके अंतर्गत उसके अंदर में कोई स्पेशल कुछ ग्रुप लोग हैं उनका एक अपना कल्चर होता है तो उसको सब कल्चर करेंगे। और ये भी जो सब कल्चर होता है ये भी उस ग्रुप का जो एक तरह का किस गुड्स एंड सर्विस को खरीदेगा उसको ये काफ़ी हद तक ये भी डिसाइड करता है। और थर्ड में आता है सोशल क्लास। अब सोशल क्लास में हमको पता ही है कि मान लीजिए कि सोशल क्लास के अंतर्गत आ जाएगा कुछ अपर क्लास के लोग होते हैं सोसाइटी में, मिडिल क्लास हो गया और थर्ड में जो आ गया वो लोअर क्लास हो गया। अब हमको पता ही है कि अपर क्लास का जो किसी भी गुड्स एंड सर्विस को कैसे गुड्स एंड सर्विस का वो मतलब बाई कर रहे हैं उसको, और ये मिडिल क्लास क्या खरीद रहे हैं और लोअर क्लास क्या खरीद रहे हैं, ये डिफरेंट होता है। तो ये भी जो होता है कल्चरल फैक्टर ये भी एक तरह का डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो कंज्यूमर के फैक्टर को कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या करे ये इन्फ्लुएंस करता है। अब हम लोग पर्सनल फैक्टर के अंतर्गत देखते हैं तो पहला इसके अंतर्गत आता है एज। अब हमको पता ही है कि एक जो छोटा बच्चा है उसके लिए कुछ अलग से अपनी ज़रूरत है तो वो भी कौन सा गुड्स एंड सर्विस उसके लिए चाहिए वो अलग होता है। एक जो मैच्योर होता है उसके लिए अलग होता है और एक जो ओल्ड एज जो कपल होता है उसके लिए गुड्स एंड सर्विस का जो भी वो डिमांड करेगा या उसका जो अपना कंजम्पशन के लिए जो भी गुड्स और फूड खाएगा वो सब अलग अलग होता है। तो ये जो होता है ये भी एक तरह का फैक्टर होता है। अब इनकम की हम बात करते हैं तो हमको पता ही है कि हाई इनकम जो ग्रुप होगा वो काफ़ी अच्छे मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल हो सकता है वो लग्जरियस हो सकता है और उसके कारण वो अच्छे हाईली क्वालिटी गुड्स कंज्यूम कर सकते हैं, महंगे खरीद सकते हैं। और लो इनकम वाले जो होते हैं वो सिंपल चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये भी इनकम जो होता है ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब हम लोग ऑक्यूपेशन की हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक लॉयर जो है वो किस एंड गुड सर्विस का यूज करता है, एक डॉक्टर हो गया वो काफ़ी हाइजीनिक तौर पे रहना पसंद कर सकता है, इतने भी जो हाइजीनिक रहना पसंद कर सकता है।
उसकी जो अपनी किसी गुड्स एंड सर्विस के प्रति डिमांड जो होगी वो अलग होगी, और एक जो लेबर क्लास है उसका एक अलग होता है। तो ऑक्यूपेशन जो होता है ये भी एक तरह का पर्सनल फैक्टर है जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम लोग लाइफ स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो ये जो लाइफ स्टाइल होता है ये किस तरह का है कि एक वे ऑफ लिविंग होता है, ये बताता है। जैसे हम लोग में कहा ना जाता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसके पास पैसा होते हुए भी वो सिंपल तरीके से रहना पसंद कर सकता है, और कोई हो सकता है कि मतलब इट में भी कि वो अपना लग्जरियस लाइफ स्टाइल को रहना चाहता है। तो दोनों जो टू टाइप्स के जो भी व्यक्ति हैं उनके किसी भी गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम करने का, वो कैसे लोग किस तरह के गुड्स एंड सर्विस को बाई करेंगे, किसको कंज्यूम करेंगे, ये अलग अलग होता है। तो ये भी एक तरह का फैक्टर होता है इन्फ्लुएंस करने का कंज्यूमर बिहेवियर को। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर के अंतर्गत। तो हम लोग को पता है कि पर्सनल इनकम, अब जिसका जैसा पर्सनल अपना इनकम होगा, अगर किसी का ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो किसी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेगा, किसी का कम है तो उसके हिसाब से, और फैमिली का इनकम भी डिसाइड करता है। अब जैसे मान लीजिए हम जैसे कोई स्टूडेंट है, चाहे हम ही हो गए एक तरह से, अगर स्टूडेंट के लाइफ में जब तक थे तब तक क्या होता था कि फैमिली के इनकम पे ही डिपेंड थे। अब जब फैमिली के इनकम के हिसाब से जो भी काम करना होता है, तो जो भी गुड्स एंड सर्विस, जो भी मान लीजिए मोबाइल लैपटॉप जो भी खरीदना होता है, तो फैमिली के इनकम को देख के ही आदमी खरीदता था। तो ये भी एक तरह का डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। अब इनकम एक्सपेक्टेशन क्या हो गया, तो इसके अंतर्गत मान के चलिए कि अगर हमको पता है कि फ्यूचर में भी अच्छा इनकम होने वाला है और वो इनकम कम नहीं होने वाला है या बढ़ने वाला है, तो हो सकता है कि उसका कंजम्पशन प्रेजेंट में इंक्रीज हो जाए। अगर किसी को लगे कि उसका फ्यूचर जो अनसर्टेन है, तो वो क्या करेगा कि वो प्रेजेंट जो कंजम्पशन होगा किसी गुड्स एंड सर्विस का वो भी डिक्रीज कर देगा। तो एक इनकम एक्सपेक्टेशन जो है ये भी एक तरह का डिसाइडिंग फैक्टर है। अब कंज्यूमर क्रेडिट की हम लोग बात करते हैं, तो कंज्यूमर क्रेडिट की ये अलाउ करता है किसी भी कंज्यूमर की कि वो कितना डेप्ट ले सकता है और कितने समय बाद उसका पेमेंट कर सकता है। अगर किसी कंज्यूमर का क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कंज्यूमर क्रेडिट की जो सीमा है वो ज़्यादा है, तो वो किसी भी गुड्स एंड सर्विस को ये मान के चलाया जाएगा कि वो ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है या उसके पास कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो ये भी एक तरह का डिसाइडिंग फैक्टर है। और हम लोग सेविंग की बात करते हैं, तो अब कई आदमी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेवी होते हैं, वो ज़्यादा बचाने पर ध्यान देते हैं। अगर वो ज़्यादा मान के चलिए अगर बचाएंगे तो क्या हो रहा है, प्रेजेंट कंजम्पशन उनका कम होगा। और हम लोग देखते हैं ये लास्ट में कि लिक्विड एसेट ऑफ द कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर के मान लीजिए कैश इन हैंड है तो उस समय उसका कोई भी गुड्स एंड सर्विस को खरीदने का चांस बढ़ जाएगा। और किसी के पास मान के चलिए कि पैसा तो है लेकिन अगर पास में नहीं है, या मान के चलिए कि अगर फिक्स डिपॉजिट है, एज समझने के लिए बस समझा जाए, तो वो भी डिसाइड करेगा कि अगर प्रेजेंट में है अभी तुरंत वो मोटिवेट हो रहा है किसी गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए, तो जब उसको पोस्टपोन करेगा तो फिर कुछ समय बाद हो सकता है उसका मन बदल जाए। तो ये भी लिक्विड एसेट जो होता है उसके पास, वो भी डिसाइड करता है कि जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो किस तरह इन्फ्लुएंस होने वाला है। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको समझते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है किसी भी कंज्यूमर का कि वो डिफरेंट जो भी गुड्स एंड सर्विस होती हैं उस पर अपना जो वो इनकम है वो इस तरह एलोकेट करता है जिससे उसको जो सेटिस्फेक्शन मिले मैक्सिमम मिले। अगर उस पॉइंट पे वो पहुंच जा रहा है और ऐसे एलोकेट कर ले रहा है और उसका सेटिस्फेक्शन उस लेवल पे मैक्सिमाइज हो जा रहा है, तो वो बोला जाएगा कि कंज्यूमर क्या है, अपने इक्विलिब्रियम पे है। अब हम कंज्यूमर बिहेवियर के डिफरेंट थ्योरी को वन बाय वन देख रहे हैं। तो फर्स्ट में मार्सेलियन अप्रोच होता है, जिसको हम लोग कॉर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे हिक्सियन अप्रोच, जिसको ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। और थर्ड में रिविल प्रेफरेंस अप्रोच, और फोर्थ में एक्ज्यूमेटिक अप्रोच है। हम इसको वन बाय वन करके अच्छे से समझेंगे। अब हम मार्सेलियन अप्रोच पढ़ते हैं। तो कार्डिनल स्कूल जो है ये ओल्डेस्ट स्कूल है थ्योरीज ऑफ डिमांड का, और कॉन्सेप्ट ऑफ जो यूटिलिटी है ये ओरिजिनली बेंथम ने दिया था, लेकिन इसको फॉर्मली तौर पे इंट्रोड्यूस जेवंस ने किया था। कार्डिनल अप्रोच जो है ये अल्फ्रेड मार्सन ने ही प्रोपाउंड किया था, और इसीलिए इसको मार्सेलियन अप्रोच भी हम लोग कहते हैं, या इस नाम से हम इसको जानते हैं। एजम्पशन ऑफ कार्डिनल एनालिसिस को देखते हैं। तो फर्स्ट जो एजम्पशन है ये रेशनलिटी का है। इसमें क्या होता है कि ये कंज्यूमर इसमें माना गया है कि रेशनल है। अब रेशनल कंज्यूमर वो होता है कि जिसके पास जितना भी लिमिटेड रिसोर्स होता है उसी में वो क्या करता है कि अपने यूटिलिटी को वो मैक्सिमाइज करता है। और कैसे करता है कि वो इस तरह उसी पैसे को खर्च करता है जिससे उसको जो भी यूटिलिटी जो उससे डिराइव करे वो मैक्सिमम हो सके। उसको क्या बोलेंगे,
वैसे कंज्यूमर को रेशनल कंज्यूमर बोलेंगे। और सेकेंड में यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल है, तो इसमें क्या है कि ये माना गया है कि जो भी यूटिलिटी जो है उसको हम लोग यूटिल्स के टर्म में मेजर्स कर सकते हैं। थर्ड जो है ये मनी इज ए मेजरिंग मोड ऑफ यूटिलिटी, तो इसमें माना गया है कि जो मनी है उसको एक तरह का यूटिलिटी का जो है ये मेजरिंग मोड माना गया है कि हाँ जो मनी है उससे हम लोग क्या सकते हैं यूटिलिटी को माप सकते हैं। और डी में है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, मेजर इन मॉनेटरी यूनिट्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, तो इसमें ये माना गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है इसको हम लोग मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है वो हमेशा क्या है कांस्टेंट माना गया है इसके एजम्पशन में। और ई में हम लोग देखते हैं कि यूटिलिटी आर एडिटिव इन नेचर, इसमें क्या है जैसे मान लीजिए कि कोई आप मान पेप्सी पीने जा रहे हैं, तो 1 कप जब आप पी रहे हैं तो उससे मान के चलिए 5 अगर यूटिल्स आपको मिल रहा है, सेकेंड से अगर आपको 3 यूटिल्स मिल रहा है, तो इसको क्या है कि दोनों के कंजम्पशन करने पे आपको 8 यूटिल्स का जो यूटिलिटी मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यूटिलिटी जो है तो ये एडिटिव इन नेचर है, मतलब इसको हम लोग जैसे जैसे फर्दर कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे इसको हम ऐड कर सकते हैं। एफ में ऑप्शन के अंतर्गत यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट है ये बताया, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विस, अगर दो गुड्स और सर्विस है, मान लीजिए कोई गुड्स ही है दो, तो उसमें क्या है कि अगर किसी भी एक आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसके कंजम्पशन से क्या होगा कि यूटिलिटी या जो यूटिलिटी होगी दूसरी गुड्स की वो क्या होगी कि वो डिक्रीज नहीं होगी, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इसमें माना जा रहा है कि यूटिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब ये बता रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन, ये जो यूटिलिटीज़ का जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो इंट्रोस्पेक्शन बेसिस पे हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी कंजम्पशन जो कर रहा है ना वो अपने मन से सोच रहा है कि हाँ इस गुड्स को कंज्यूम किया है तो हमको 8 यूटिल्स 10 यूटिल्स मिल रहा है, फिर जो फर्दर कंज्यूम कर रहे हैं तो 6 यूटिल्स मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सब्जेक्टिव है कि आदमी खुद क्या सोच रहा है उसके हिसाब से वो यूटिलिटी डिसाइड करेगा। जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेनियल बर्नौली के द्वारा दिया गया है, और इस जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है इसको इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि अगर ये चेंज होगा तो जो मेजरिंग जो हम लोग मेजर कर ले रहे हैं यूटिलिटी को ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम लोग मान लीजिए कि अगर मनी का जो यूटिलिटी है किसी भी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो चेंज करेगा तो डिसाइड ही नहीं करेगा कि इस कंज्यूमर से मतलब इस गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन से हमको कितना मिल रहा है, तो इसको क्या मान लिया गया, इसलिए इसको कांस्टेंट मान लिया गया है। मार्सेलियन एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन सी थ्योरी है, तो फर्स्ट में हम लोग का आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सेकेंड में है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो ये हार्मन गोसेन ने इसको सर्वप्रथम फॉर्मुलेट किया था, और ये लॉ जो था वो 1854 में उन्होंने दिया था। अब हम लोग जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है तो हमें यह बताती है कि जैसे कोई एक कंज्यूमर है तो जैसे जैसे मोर एंड मोर कमोडिटी वो कंज्यूम करता है वैसे क्या होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो फर्दर कंजम्पशन से उसको मिलता है वो क्या होता है घटते जाता है, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और इसको हम लोग गॉसेंस का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब मान के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगा है तो आप क्या कर रहे हैं कि 1 बॉटल खरीद रहे हैं, ठीक है, और 1 बॉटल से आपको क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्यास लगा है तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो उससे मान के चलिए कि आपको 18 यूटिल्स की प्राप्ति है। अब सेकेंड जब आप बॉटल पियेंगे तो आपका तो कुछ जो प्यास होगा वो क्या होगा बुझ गया होगा, आप कुछ सेटिस्फाइड हो गएंगे, तो उतना आपको यूटिलिटी उससे डिराइव नहीं होगा, तो फिर भी मान के चलिए अभी कुछ प्यास बचा हो तो आपको 10 यूटिल्स उससे कुछ मिल रहा है, यूटिलिटी उससे आपको मिल रहा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि थर्ड पे क्या हो रहा है कि अब थोड़ा बहुत प्यास बचा है तो आपको क्या हो रहा है कि 4 यूटिलिटी ही मिल रहा है, और फोर्थ पे जब आप आ रहे हैं तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, मान के चलिए आपको वोमिटिंग आने के चांस है, तो फोर्थ पे आपको यूटिलिटी क्या हो रहा है कि या तो 0 हो जा रहा है या मान के चलिए कि ये करीब करीब निगेटिव हो जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्दर जैसे एक कंज्यूमर है वो कंज्यूम करते जा रहा है, एडिशनल अमाउंट जो कंज्यूम कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग बोलते हैं, और इसी को हम लोग गॉसेंस का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो इसे देखने से पहले हम समझ रहे हैं कि मानिए कि आप 1 कप आप टी अगर खरीद रहे हैं, 1 कप टी अगर कंज्यूम कर रहे हैं खरीद रहे हैं तो आपको मान के चलिए कि 50 यूटिल्स का यूटिलिटी मिल रहा है।
सेकेंड टी उसी समय जब आप खरीद रहे हैं, सेकेंड कप ऑफ टी जब खरीद रहे हैं आप, तो आपको 10 यूटिल्स आपको मिल रहा है। थर्ड जब आप खरीद रहे हैं, थर्ड कप ऑफ टी जो खरीद रहे हैं आप, तो आपको मान के चलिए कि 5 यूटिल्स आपको यूटिलिटी डिराइव हो रहा है। तो अब जब हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल में क्या होता है कि ये फर्स्ट कप ऑफ टी का यूटिलिटी प्लस सेकेंड कप ऑफ टी का यूटिलिटी प्लस थर्ड कप ऑफ टी का टोटल यूटिलिटी जो होगा वो क्या होगा कि तीनों का एडिशन हो जाएगा। तो हमको पता है कि वो कितना हो गया, 30 यूटिल्स हो जाएगा। ये टोटल यूटिलिटी 30 यूटिल्स हो जाएगा। अब हम इस पर मार्जिनल की बात कर रहे हैं कि 1 एक्स्ट्रा जब हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट से सेकेंड पे जा रहे हैं, सेकेंड कप ऑफ टी से हमको 10 यूटिल्स का जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है। अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर टोटल यूटिलिटी के टर्म्स में देखेंगे तो ये टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 के टर्म में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी को देखते हैं। तो हम लोग को पता ही है कि टोटल यूटिलिटी में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते जाते हैं, तो फर्स्ट को कंज्यूम करने पे जो यूटिलिटी मिली, सेकंड को कंज्यूम करने पे जो यूटिलिटी मिली, थर्ड को यूटिलिटी करने पे जो कंज्यूम करने पे जो यूटिलिटी मिली, सबको ऐड करेंगे तो वो टोटल यूटिलिटी वो बनती है। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि फर्दर जब हम 1 एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं और उस यूनिट की कंजम्पशन करने के कारण जो एक्स्ट्रा हम लोग को यूटिलिटी मिलती है तो उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। अब हम इसके ग्राफ को समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मान के चलिए कि अगर फर्स्ट यूनिट कोई कंज्यूम कर रहा है तो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से उसको मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिल रही है। तो इस वाले लाइन पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी, रेड वाले लाइन पे इस पर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहे हैं और इस वाले लाइन पे हम लोग टोटल यूटिलिटी दिखा रहे हैं। तो अगर फर्स्ट वाले कंज्यूम करने पे उसको 10 की यूटिलिटी मिली, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो टोटल यूटिलिटी उसको 10 की मिली। सेकेंड यूनिट जब हम कंज्यूम करें तो 8 की मिली। तो फिर क्या हो रहा है कि देखिए सेकेंड को करने पे मार्जिनल यूटिलिटी जो मिली वो 8 की मिली है, तो मार्जिनल यूटिलिटी फिर उसकी डिक्रीज हो रही है और टोटल यूटिलिटी फिर भी उसको इंक्रीज हो रही है। तो टोटल यूटिलिटी मान के चलिए कि अब 18 के पास यहाँ आ जा रही है। थर्ड यूनिट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है कि फर्दर कंज्यूम करने पे उसको 6 की यूटिलिटी मिल रही है। तो थर्ड को यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी 24 कहीं यहाँ पे आ जा रहा है। तो ऐसे ऐसे इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे फर्दर इंक्रीज गुड्स एंड का कंजम्पशन जैसे जैसे कर रहा है तो उसकी जो मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब वही जब टोटल में जुड़ रही है तो जैसे जैसे वो फर्दर गुड्स का जो भी कंजम्पशन कर रहा है, अब मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है तो उसके कारण टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एट द डिक्रीजिंग रेट से वो इंक्रीज हो रही है। अब एक समय ऐसा आता है इस वाले जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 6 यूनिट का जब हम गुड्स कंज्यूम करते हैं तो वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी 6 यूनिट का जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। तो इस लेवल पे क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम लेवल पे अपने पहुंच जाती है। और जो ही हम 7th लेवल का जो 7th यूनिट का जो गुड्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है कि वो यहाँ पे जो भी कंजम्पशन कर रहा है, जो भी कंज्यूमर है, तो उसको डिसयूटिलिटी क्रिएट कर रही है और उसको अच्छा थोड़ा भी नहीं लग रहा है। तो मान के चलिए कि हो सकता है उसकी में भी उमटी की फीलिंग आ रही हो, तो वहाँ पे उसको -2 की डिसयूटिलिटी क्रिएट हो रही है। तो वो क्या रहे कि मार्जिनल यूटिलिटी को निगेटिव लेके चले जा रहे हैं, जिसके कारण क्या रहा है कि टोटल यूटिलिटी अब यहाँ से डिक्रीजिंग करना स्टार्ट हो जा रहा है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस देख रहे हैं। तो मीनिंग में क्या होता है कि ये एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन होता है, जितना भी गुड्स एंड सर्विस का जो कंज्यूम किया होता है कोई कंज्यूमर, उसका एग्रीगेट जो उसके टोटल यूटिलिटी का जो एग्रीगेट होता है वो टोटल यूटिलिटी उसको बोलते हैं हम लोग। अब मार्जिनल की जब बात करते हैं तो जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो उसको प्राप्त होता है जब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता है, तो उस एडिशनल सेटिस्फेक्शन को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। अब जनरल टेंडेंसी इसके कर्व की क्या होता है, तो टोटल यूटिलिटी का जो होता है ये क्या करता है, शुरू में क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। और इसमें क्या होता है, मार्जिनल रेट होता है ये डिमिनिश करता है। जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन जैसे जैसे ज़्यादा करता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होता है वो क्या होता है, उसका जनरल टेंडेंसी क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। अब पॉइंट ऑफ सेटिटी क्या होता है, तो
ये वहाँ पे होता है जब ये अपने मैक्सिमम पे पहुँच जाता है। कौन? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे जब पहुँच जाता है तो वो किसी भी कंज्यूमर के लिए क्या होता है कि वहाँ पे वो अपना कंजम्पशन करना उस गुड्स एंड सर्विस का वो स्टार्ट कर सकता है। और जनरली ये तब होता है जब ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी में जो पॉइंट ऑफ सिटिटी जो है वो क्या होता है? जीरो पे होता है, क्योंकि इसके बाद से अगर फर्दर कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विस का तो उसको वहाँ पे डिसयूटिलिटी मिलेगा और उसको जो भी यूटिलिटी में जो एडिशन होगा वो कुछ नहीं होगा। अब सेचुरेशन के बाद क्या करता है कि ये डिक्रीज होने लगता है। तो हम लोग को पता ही है कि जब ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो उसके बाद से ये सेचुरेशन उसी समय इसका टोटल यूटिलिटी का जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे होता है तो वही मैक्सिमम जो होता है टोटल यूटिलिटी, और उसके बाद से क्या होता है ये डिक्रीज होने लगता है। और ये क्या होता है कि आफ्टर जो सेचुरेशन होता है उसके बाद से ये निगेटिव होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये कंज्यूमर को यहाँ पे डिसयूटिलिटी क्रिएट करने लगता है। अब कैलकुलेशन हम लोग को पता ही है कि जितनी भी अगर फर्स्ट यूनिट के गुड्स का कंजम्पशन किया तो उसका यूटिलिटी U1 मिला, इसी तरह सेकंड गुड्स के कंजम्पशन की UT मिला, थर्ड नंबर का जो भी यूनिट गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो U3 अगर उसको मिल रहा है तो सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो टोटल यूटिलिटी होगा। और इस तरह इसको कैलकुलेशन करते हैं। अब मार्जिनल जो यूटिलिटी होता है वो क्या होता है? टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 से उसका किसी भी गुड्स एंड सर्विस का जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट n का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो जो लॉ ऑफ जो डिमांड है या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है या कंज्यूमर सरप्लस जो है, इनका जो लॉ है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे ही बेस्ड होता है। सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि जो भी कोई भी गुड्स एंड सर्विस है उसका जो डिज़ाइन होता है या पैटर्न होता है या इवन जो पैकेजिंग जो होता है ये इसी को जो भी प्रोड्यूसर होता है इसी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब जैसे हम लोग को पता ही है कि आप कई बार देखते होंगे तो 99 में आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में किसी गुड्स एंड सर्विस का अमाउंट मिल सकता है। इट में भी मान के चलिए कि 1 kg कुछ आपको मिल जा रहा है 99 रुपीज़ में, इवन 60 रुपीज़ में आपको मिलेगा बस हाफ kg। तो हमको पता ही है कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर जब ज़्यादा पैसा खर्च करेगा तो उससे जो भी अमाउंट मिलेगा उससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो उसके कारण क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को इंक्रीज कर देता है। तो वही उसके जो भी पैकेजिंग होता है कितना अमाउंट पैकेज करेगा उसको ये यहाँ पे ध्यान में रख के और उसको करते हैं ये लोग। थर्ड में क्या होता है कि ये जो लॉ होता है ये वैल्यू थ्योरी को के फिनोमिना को ये एक्सप्लेन करता है। और वैल्यू थ्योरी क्या बताता है कि जब किसी भी गुड्स एंड सर्विस का जो सप्लाई जो होता है वो अगर इंक्रीज होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है। तो लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसी भी गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग उसके वैल्यू को ये एक्सप्लेन करता है। फोर्थ में क्या है? डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करता है। अब कैसे करता है कि हमको पता ही है कि जो वाटर है भले ही लाइफ के लिए मोर इम्पोर्टेंट है डायमंड की अपेक्षा, लेकिन जो इसकी जो डायमंड की जो सप्लाई जो होती है या अवेलेबिलिटी है ये बहुत ही स्कार्स होता है, जिसके कारण इसका जो वैल्यू जो होता है वो किसी भी कंज्यूमर के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण उसके कंपैरिजन में ये डायमंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए वो ज़्यादा होती है। और इस तरह ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो डायमंड वाटर पैराडॉक्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेता है। अब फिफ्थ में प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन इन टैक्सेशन जो होता है वो भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे किसी कंज्यूमर का जो इनकम इंक्रीज होता है वैसे वैसे टैक्स भी उसका इंक्रीज हो जाता है, फिर भी उसको तकलीफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनकम होने के कारण उसकी ज़्यादा होती नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि उसको तकलीफ भी नहीं होती ज़्यादा टैक्स देने से। तो प्रोग्रेशन ऑफ टैक्सेशन जो है वो भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे ही बेस होता है। अब हम लिमिटेशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं। तो पहला लिमिटेशन है कि ये होमोजेनियस यूनिट होना चाहिए, जो कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है वो होमोजेनियस यूनिट होना चाहिए। सेकंड में है नो चेंज इन टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर जब कंज्यूम कर रहा है तो उस दौरान डिफरेंट जो
यूनिट जो लगातार कॉन्टिन्यूस जो कंज्यूम करता जा रहा है उसके दौरान उसका जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है ये कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया, सेकंड को किया, थर्ड को किया, ऐसे ऐसे जैसे जैसे कर रहा है उसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट यूनिट को आज कंज्यूम किया और 2 दिन बाद सेकंड और थर्ड को कंज्यूम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सूटेबल साइज यूनिट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो भी यूनिट का कंजम्पशन वो कर रहा है वो सूटेबल साइज यूनिट में होना चाहिए। और थर्ड है कि ये फिफ्थ पे जो है कांस्टेंट प्राइस है। इसका मतलब ये है कि जैसे वो उस दौरान डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो भी कंज्यूम करते जा रहा है, कॉन्टिन्यूस जो कंज्यूम कर रहा है, उसके दौरान उसका प्राइस जो भी है गुड्स एंड सर्विस का वो चेंज नहीं होना चाहिए। 6 में जो है वो इंडिविजुअल गुड्स आता है। 7th में जो एजम्पशन है वो रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, यानी जो भी उसके पास अवेलेबल जो मनी होता है उसमें उसको अपने सेटिस्फेक्शन, अपना जो भी उसको यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज करना आना चाहिए। 8 में जो है ये ऑर्डिनरी गुड्स का है। और मार्जिन, और 9th में क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी या मनी जो है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हैं तो इस लॉ को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी रूल के नाम से जानते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट और लॉ ऑफ इंडिफरेंस के भी नाम से जानते हैं। अब इतना नाम क्यों जानने की आवश्यकता है, तो डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इट में भी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंट नेम भी पूछ दें। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को ही गॉसेंस का सेकेंड लॉ भी हम लोग कहते हैं। इसके डिफिनीशन की बात करते हैं तो ये बताता है कि कंज्यूमर को अपना जो भी उसके पास लिमिटेड जो इनकम है उसको डिफरेंट कमोडिटी पे इस तरह से खर्च करना चाहिए कि लॉस्ट जो अंतिम जो उसके पास रुपीज़ बचे उससे जो कमोडिटी जो खरीद रहा है उससे जो यूटिलिटी मिल रही है और जितना वो रुपीज़ का जो यूटिलिटी है जो उससे समझ रहा है वो उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इस तरह वो क्या हो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर सकता है। अब इन केस आप सिंगल यूटिलिटी का है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी या जो एक्स है वो प्राइस ऑफ एक्स के अगर बराबर होता है तो क्या होता है कि वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को प्राप्त कर लेता है। और इसी तरह जब हम लोग मल्टीपल सेवरल गुड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी आप गुड एक्स से जो डिराइव कर रहा है वो प्राइस ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, और मार्जिनल जो यूटिलिटी ऑफ जो वाई है वो प्राइस ऑफ वाई के बराबर होना चाहिए। इस तरह क्या होगा कि वो सेवरल गुड्स के कंडीशन में वो अपना जो मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अचीव कर सकता है। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है तो ये क्या है कि वो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर, हमको पता ही है कि जब हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो कोई इतना थोड़े मतलब कैलकुलेशन करता है कि भाई इस गुड्स का से कितना यूटिलिटी मिलेगी और इसके कंपेरिजन में हमारे जो मनी है उसकी क्या मतलब यूटिलिटी डेराइव हो रही है, फिर उसको कंपेरिजन नहीं करता है। तो हमको पता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल ही है। और सेकंड में क्या है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर एज दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। हम लोग को पता ही है कि यूटिलिटी जो होता है वो एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है कि हाँ एक कंज्यूमर जो है वो ये सोचता है कि हाँ इस गुड्स को अगर कंज्यूम करेंगे तो इतना यूटिलिटी मिलेगी। और जो ये यूटिलिटी है ये इस तरह अगर इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे ही बेस्ड है तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करेगी, तो फिर इसके वैल्यू की रिलायबिलिटी रह नहीं जाती है। अब थर्ड में क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कैन नॉट बी कांस्टेंट। इसमें ये माना गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको कांस्टेंट माना गया है और उसी के आधार पे वो कंपेरिजन कर रहा है और सेटिस्फेक्शन को अपने मैक्सिमाइज कर रहा है। लेकिन ये कभी भी क्या होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं रखी जा सकती है। जैसे हमको पता ही है कि जो रिच ज़्यादा होते हैं उनके लिए जो उसी मान लीजिए जो ज़्यादा रिच है उसके लिए 1000 का जो मार्जिनल जो यूटिलिटी होगा उतना ज़्यादा नहीं होगा, जो कि जिसके पास 500 रुपीज़ ही है और उसके लिए 1000 का मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो हमको पता ही है कि ये मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो भी कांस्टेंट नहीं होता है। अब डी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि मार्शल ने क्या किया है कि इनकम इफेक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है और इस तरह वो क्या किया है कि वो प्राइस इफेक्ट को और इनकम इफेक्ट को प्राइस और इनकम इफेक्ट को दिखा नहीं पाया है। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है तो हमको पता ही है कि यह बताता है कि प्राइस की चेंज होने के कारण कैसे किसी का परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है और कैसे वो ज़्यादा चीज़ें को खरीद पाता है। यही किसी भी गुड्स एंड सर्विस का इनकम इफेक्ट को बताता है।
और ये बता रहा है कि दिस वाज अनेबल टू एक्सप्लेन गिवन पैराडॉक्स। ये बता रहा है कि ये जो थ्योरी है, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, वो गिवन पैराडॉक्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब हमको गिवन पैराडॉक्स क्या होता है, इसमें हमको ये पता है कि जनरली क्या होता है गिवन गुड्स में, जैसे प्राइस इंक्रीज होती है, जो प्राइस इंक्रीज होती है तो उसका क्वांटिटी जो डिमांड जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल की बात करें तो उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो होना चाहिए वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उससे उसकी मार्जिनल जो यूटिलिटी जो इक्वी मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन गिवन पैराडॉक्स में ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह ये बता रहा है कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिवन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ऑर्डिनल अप्रोच को देखते हैं, तो इसको हिक्सियन एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर बट रैंक्ड। इसमें यह है कि जैसे यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसको रैंक दे सकते हैं, ये मान के चलता है। अब इसका क्या एजम्पशन क्या है, तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट एजम्पशन कि यूटिलिटी कैन बी रैंक। इसमें क्या है कि मान के चलिए कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विस है तो उसको मान लीजिए एप्पल हो गया और एक ऑरेंज हो गया, तो हम इसको बता सकते हैं कि भाई जो एप्पल से जो यूटिलिटी मिल रही है ये हमको ज़्यादा मिल रही है, तो यानी ये फर्स्ट इसका रैंक बता दे रहा है, और जो ऑरेंज जो है इससे एप्पल के कंपैरिजन में थोड़ा कम यूटिलिटी मिल रही है तो उसको सेकंड रैंक को बता रहा है। तो इस तरह क्या है कि ये ऑर्डिनल अप्रोच के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर रहे हैं, रैंक कर दे रहे हैं। अब इसमें बता रहा है कि कंज्यूमर इज रेशनल, तो इसमें भी है कि कंज्यूमर के पास जितना भी इनकम है उसको इस तरह वो एलोकेट कर ले रहा है कि जिससे उसका जो भी सेटिस्फेक्शन उसे डिराइव करने वाला है मैक्सिमाइज कर ले रहा है। अब बोल रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो बेस्ड ऑन वीक ऑर्डिंग पे होता है। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो वीक ऑर्डरिंग पे होता है। अब इसमें ये बता रहा है कि वीक ऑर्डरिंग में क्या है कि वो दोनों को कर ले रहा है, क्या है कि प्रीफरेंस भी दे देगा और इंडिफरेंस भी होगा। जैसे कोई गुड्स है, 2-4 गुड्स है, तो उसमें ये भी बता सकता है इट में भी कि हाँ भाई मुझे ये अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, या ये भी कर सकता है कि वो तीनों चारों जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसमें कम्प्लीटली वो इंडिफरेंट फील कर रहा है, ना किसी को अच्छा ना खराब। तो इसमें कह रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग अगर होता तो बता देता कि हाँ इससे ज़्यादा ये अच्छा है और इससे ज़्यादा ये अच्छा है। तो ऐसा कोई कंज्यूमर हो सकता है कि इंडिफरेंट भी फील कर सकता है या प्रीफरेंस भी बता सकता है। तो इसी के बिहाव मतलब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए बोला जा रहा है कि इंडिफरेंट कर्व जो होता है वो वीक ऑर्डरिंग पे ही बेस्ड होता है। अब बता रहा है कि द कंजम्पशन फॉलोज ए ट्रांजिटिव पैटर्न बता रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि इसका जो कंजम्पशन है ये ट्रांजिटिव पैटर्न को फॉलो करता है। मान के चलिए कि अगर कोई एक्स गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है वाई गुड्स से और वाई गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है जेड से, तो ये बता रहा है कि अगर इस पैटर्न को कोई फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब अभी भी वो एक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा एक्स गुड को जेड के कंपेरिजन में, और इसी को ट्रांजिटिव पैटर्न के कंजम्पशन को फॉलो करा है, यही बता रहा है। हम ई ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं एजम्पशन में कि कंप्लीटनेस बता रहा है। इसमें बोल रहा है कि अगर दो गुड्स हैं तो उनमें कुछ तरह किसी न किसी तरह का एक तरह का रिलेशनशिप होता है, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे कि या तो उसको प्रीफर करेंगे कि हम उससे ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, या तो कम्प्लीटली इंडिफरेंट फील करेंगे कि हाँ दोनों में मुझे कोई ज़्यादा ना अच्छा लग रहा है ना कोई ख़राब लग रहा है, और इसी को हम लोग एजम्पशन में कंप्लीटनेस के नाम से जानते हैं। अब क्या बता रहा है कॉन्टिन्यूटी बोल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि द कंजम्पशन फॉलो स्मूथ कॉन्टिन्यूअस कर्व विच कैन बी ड्रॉन। तो इसमें बोल रहा है कि कंजम्पशन जो भी गुड्स एंड सर्विस का है एक तरह का कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। अब जब हम कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी दो गुड्स ले जा रहा है, अगर एक्स एक्सिस पे आप गुड एक्स को ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे अगर गुड वाई को कोई ले रहा है, तो इसके मतलब ये हो रहा है कि जो भी दो गुड्स हैं ये हाईली डिविजिबल हैं और उनका जो चेंज हो रहा है एक गुड्स के कंपेरिजन में दूसरा का जब भी वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूअस मैनर में हो रहा है। तो इसको बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूटी वो मेंटेन रखते हैं। और अब बोल रहे हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो जो होता है वो डेल वाई अपन डेल एक्स होता है। इसी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के नाम से जानते हैं। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई है, इसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व का स्लोप के नाम से भी जानते हैं। अब एच जो है इसका एजम्पशन इसमें बोल रहा है डोमिनेंस या नॉन सेटेरिटी या
मोनोटोनिसिटी बोला है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मोर विल बी ऑलवेज प्रीफर टू लेस। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंज्यूमर है ना, वो किसी भी गुड्स एंड सर्विस के ज़्यादा अमाउंट, जो मतलब कि मोर अमाउंट जो है अमाउंट है उसको वो ज़्यादा लाइक करेगा कंपेरिजन टू जो लेस अमाउंट ऑफ जो गुड्स एंड सर्विस है उसको। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने को-लर्नर के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।